ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2 ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੀ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। मेरे साथ मेरे नाल ਜਿਹੜੇ 2 मेहमान इस वेले मौजूद ने। प्रशांत सानू जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ न्यूज़ एशिया पंजाबी में। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। मेरे साथ दूसरे जो रिस्पेक्टेड मेहमान हैं, वो हैं डॉक्टर सज्जलाल जोशी। ये एक आयुर्वेदाचार्य हैं। ये डॉक्टर हैं, पिछले 15 साल से आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है इनकी। ये आज हम इनसे इसीलिए एज ए एक्सपर्ट हमने आयुर्वेदा एक्सपर्ट हमने इनको बिठाया है। और प्रशांत सानू जी जो हैं वो एक हेल्थ कोच भी हैं, एक डाइटिशियन भी हैं, एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। तो इनको सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग दोनों को अलग-अलग से सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर सज्जला जोशी जी। डॉक्टर साहब, पार्किंसंस रोग क्या होता है? पार्किंसंस जो है ये एक न्यूरो की एक डिसीज है, बीमारी है। मतलब सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो मस्तिष्क में वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रहता है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए सप्लाई रहता है, तो यहाँ पे भी नर्व्स में भी अपने सप्लाई रहता है हमेशा। जो हमें हाथ पैर हिलाना, कोई क्रियाएं करना, उसमें हमें पता चलता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये सप्लाई जो होता है, इसके बीच में एक केमिकल रहता है डोपामाइन करके। तो ये डोपामाइन जो रहता है वो कम होने के कारण ये बीमारी होती है, जिसमें पहले लक्षण आने लगते हैं कि धीरे से हाथों का हिलना या पैरों का हिलना। कई लोगों में सिर्फ फिंगर्स हिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारी शायद एनर्जी कम हो गई है, ऐसे कई लोगों को महसूस होता है उसमें। चलते समय थोड़ा इम्बैलेंस फीलिंग होना, मतलब चलते समय व्यक्ति को लगना कि जैसे मैं थोड़ा सा अभी एक तरफ झुक रहा हूँ, मैं गिर जाऊंगा, ये भासना उनको आने लगती है। कई लोगों में रहता है कि कोई चीज होल्डिंग कैपेसिटी जो रहती है, होल्ड करना जैसे, तो वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाते किसी चीज को। कई लोगों का समझो चप्पल पैर में पहन रहे हैं तो धीरे से चप्पल गिर जाती है, उनको पता नहीं चलता है कि ऐसे आज क्या हुआ। कभी कभी ये चीजें 1-2 बार होती है और फिर थोड़ा सा उसका साइकिल कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे आने लगता है, मतलब छोटी चीज से वो बड़ी तरफ जाने लगती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। तो पार्किंसंस रोग जो है वो उसके कारण क्या कारण रहते हैं? ये तो आपने बता दिया कि पार्किंसंस रोग क्या है, लेकिन पार्किंसंस रोग जो है वो न्यूरो की एक प्रॉब्लम है। नाड़ी तंत्र का एक समस्या है और नाड़ी तंत्र की समस्या जो है वो बॉडी में आई, उसके पीछे के कारण क्या रहते अभी इसके पीछे के कारण जो आयुर्वेद कहता है कि जैसे हमारी दिनचर्या है, बहुत सारे लोग रात्रि जागरण करते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक जागने वाले लोग रहते हैं। तो इससे शरीर में वात की वृद्धि होती है और जब वात बढ़ने लगता है तब इस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि खाना पीना जो है, ज्यादा करके लोग आजकल ड्राई खाना खाने लगे हैं। ड्राई का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, तो सारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो ड्राई रहते हैं। देखो, कोई भी चीज जो हम खाना खाने के बाद हमें तुरंत लगे कि हमें अभी पानी का ग्लास उठाना है और तुरंत पीना है, तो वो चीज है ड्राई। तो ऐसी वाली जो ड्राई चीजें रहती है वो शरीर में वात का प्रमाण जो है वो काफी मात्रा में बढ़ा देती है। तीसरी बात, बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ नॉर्मली जो स्पाइसी भोजन, जो एक्स्ट्रा स्पाइसी भोजन जो रहता है, वो खास करके लेट नाइट करना,
तो उसके कारण शरीर में गैसेस की जो रहती है वो वृद्धि होने लगती है। मतलब आप समझ सकते हो कि शरीर में वात बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ये रही आयुर्वेदा के अनुसार। मॉडर्न साइंस के अनुसार कुछ डिसीजेस के कारण पार्किंसन डिसीज होता है, या कुछ कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी है, वो भी देखे गए हैं, उसके कारण भी पार्किंसन होता है। और दूसरी, अभी हमारी जो दिनचर्या, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भागा दौड़ करने लग गए हैं। मतलब शांति ये प्रकार है ही नहीं है। तो बहुत एक्स्ट्रा जब हम सोचने लगते हैं, जब नींद की कमी होने लगती है, आपने देखा होगा कि इस पे भी बहुत सारे रिसर्च है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, 2-3 दिन जाग के देखिए और फिर उसके बाद जाके शुगर चेक करवाइए, बीपी चेक करवाइए, बीपी मोस्टली बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, शुगर बढ़ी हुई मिलेगी। बट उसके पीछे का कॉज क्या था? आपका रात में जागना था, प्रॉपर समय पे नहीं सोना था, तो उसके कारण ये चीजें क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे आप सिंपल ध्यान में रख सकते हो कि एक तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है, दूसरा कुछ डिसीज के कंडीशंस के कारण आगे जाके ये डेवलप हो रहा है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जब शरीर में वात की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तब ये चीज क्रिएट होती है। इसमें भी 2 टॉपिक है उसमें बताए हैं। वात बढ़ने का कारण एक रहता है, जब कहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट होती है तो उस एरिया में वात बढ़ जाता है, और एक होल बॉडी में वात बढ़ना। तो ऐसे 2 कंडीशंस अलग अलग रहती है। मतलब पार्किंसन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतले व्यक्ति को ही पार्किंसन होना है, ऐसी वाली बात नहीं। कोई अच्छा खासा मोटा व्यक्ति भी रहेगा, उसको भी पार्किंसन डिसीज हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैंने ये अक्सर देखा है कि जो पार्किंसंस रोग है, आपने भी बताया कि उसके पीछे कोई डिजीज हो सकती है। तो पार्किंसंस रोग के साथ मुझे लगता है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके साथ पार्किंसंस रोग की जो है वो समस्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्या ये सही है? हाँ, उनके साथ भी है और डायबिटीज के साथ भी है। डायबिटीज के साथ? डायबिटीज के साथ भी है। हम्म। मैं ये आता दो हूँ आपकी तरफ। कंडीशंस में। जी, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मेरे साथ प्रशांत सानू जी। प्रशांत जी, पार्किंसंस रोग एक ऐसा रोग है जो जिसका संबंध सीधा सीधा दिमाग से, और दिमाग वो चीज है जिसका रोल जो है वो ना सिर्फ सोच से है, ना सिर्फ भगवान से है। मानसिक सेहत एक अलग टॉपिक है। यानी 3 तरह की सेहत हमने कल भी बात की थी, आज भी बात कर रहे हैं कि वो उसमें एक सेहत जो है वो मानसिक सेहत है। तो वो आप इसको मान ये पार्किंसंस रोग को आप इस नजरिए से कैसे देखते जैसे सर पार्किंसन की बात कर रहे हैं तो थोड़ी-सी अगर हम उसको पहले अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें, हैं? तो जब होता है कि जब एक्स्ट्रा ब्लड शुगर हमारे बॉडी में होता है, तो जो हम ब्लड शुगर की दवा खा लेते हैं, ये सोच के कि वो शुगर जो है वो कहीं चला जाएगा, वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन कई दवाइयाँ कुछ ऐसा काम करती हैं कि वो ब्लड से शुगर को निकाल के कहीं और डिपॉज़िट कर देती है बॉडी के दूसरे हिस्से में। तो शुगर बाहर तो नहीं ये भी जाता, वो अंदर संभव ही रहता है। सिर्फ है। रीडिंग कम होती है, हाँ, रीडिंग जो है वो दिखती है, हाँ। अदरवाइज शुगर जो है इधर उधर डिपॉजिट हो जाती हाँ, क्योंकि ब्लड शुगर कम होता है लेकिन बॉडी का शुगर कांस्टेंट है, बॉडी के अंदर उतना शुगर है आपका। अगर वो शुगर आखिर अगर ब्रेन में डिपॉज़िट हो रहा है, आप मान के चलिए कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है क्योंकि आप एक्स्ट्रा शुगर वहाँ पे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, वहाँ पे क्लॉटिंग्स भी हो सकती है क्योंकि वो चिपचिपा कर देता है उस जगह को, शुगर की है। एक आदत होती है। ये तो हो गया फिजिकल एस्पेक्ट। दूसरा चीज़ क्या होता है जैसे कि दीदी भी बता रही थी इलेक्ट्रिसिटी, बात सही है। जितने भी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएँ जो पैदा होती हैं वो आत्मा के अंदर होती है, सोल के अंदर होती है, इसलिए हमारे अंदर होती हैं। तो जैसे ही वो थॉट्स क्रिएट होती है, ब्रेन उस थॉट को कैच करता है। ब्रेन उस थॉट को क्रिएट नहीं कर रहा है, आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी की डेथ होने के बाद 4 मिनट तक ब्रेन पूरी तरह जीवित होता है। 4 मिनट के बाद ब्रेन के सेल्स डेड होना शुरू होते हैं। तो किसी की डेथ हुई, आप तुरंत उस बॉडी को आग लगा दो, वो चूँ-चाँ नहीं करेगा, क्योंकि सारा पेन, वो आत्मा, वो सोल, हम महसूस कर रहे थे। तो जैसे ही वो निकला, तो अब कोई सेंसर नहीं बचा उन पेन, उन भावनाओं का, उस दर्द का, कोई सेंस करने वाला नहीं बचा। ब्रेन सेंस नहीं कर रहा होता है फिर, ब्रेन के थ्रू आत्मा सेंस कर रही होती है। उसी प्रकार बिल्कुल। जब आत्मा में थॉट्स आते हैं, तो सारे थॉट्स ब्रेन उसको रिसीव करता है और फिर पूरे बॉडी में उसके अकॉर्डिंग के आपको जो भी सिग्नल्स होते हैं वो भेजता है। लेकिन जब आप एक स्टीयरिंग चला रहे हैं, स्टीयरिंग के थ्रू जैसे आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं,
आत्मा ब्रेन के थ्रू इस बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। अब वो स्टीयरिंग को आप लेफ्ट घुमा रहे हैं और चक्का नहीं घूम रहा है आपके, तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ब्रेन हो सकता है कि प्रॉपर्ली उस सिग्नल को नहीं पहुँचा पा रहा है हमारे बॉडी तक। इसलिए हाथों का हिलना हम नहीं चाह रहे हैं हाथ हिले, तो भी हाथ हिल रहा है। मतलब वो कमांड कहाँ से आ रही है? वो कमांड नहीं आ रही है। जिस तरीक़ा से अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता है, प्रकाश का स्रोत होता है। जहाँ प्रकाश नहीं है, वहाँ पे अंधकार अपने आप है। जब इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और पूरे बॉडी उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फ़ॉलो कर पा रही है, मतलब आपका सब कुछ सही चल रहा है। इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो नहीं हो पा रही है सही से या आ नहीं पा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। हाथ का हिलना हो सकता है, पलकों का बंद होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर सिग्नलिंग सिस्टम का डैमेज होना या सिग्नल सिस्टम का ढंग से काम नहीं करना, वो हो सकता है और उसमें सबसे जो सेंटर पॉइंट है वो ब्रेन है। जब जी। आपका सेंटर पॉइंट ही काम नहीं कर रहा है तो जी, जी, जी। तो डॉक्टर सज्जला, मेरे दिमाग में अब ये बात आ रही है क्योंकि इन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि ब्रेन जो है वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। आपने भी ये बोला कि जो है वो सारी उसका संबंध जो है वो कहीं न कहीं दिमाग से है, नाड़ी तंत्र का संबंध जो है वो सीधा नाड़ी तंत्र, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल जो है वो 3 हमारे जो है वो ग्लैंड्स कर रहे हैं। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पाइनियल ग्लैंड। ये तीनों जो है वो मास्टर ग्लैंड्स कहलाए जाते हैं। तो डोपामाइन एक हार्मोन हार्मोन है। तो यहाँ जो कैस कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी होता है? उसको वही कहा जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस ही कहा जाएगा। मेन जो डोपामाइन का सिक्रेशन जो रहता है, वो कम होने लगता है। और दूसरा, उसकी कमी होने के कारण ही वो जो सप्लाई वहाँ पे नहीं मिलने के कारण ही वहाँ से एक जगह का संदेशा दूसरी जगह तक पहुँच नहीं पाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं अब यहाँ रोकूँगा। आपने प्रशांत जी का कहना है कि ये डायबिटीज़ की वजह से होता है। ये इसके एक कारण है, एक एस्पेक्ट हो सकता है। हुँ। लेकिन जो डोपामाइन है, वो मीठे से बढ़ता है। ये आप भी सहमत होंगे। मीठा खाइए, कुछ मीठा हो जाए और वो खुशी देता है। और डोपामाइन है वो खुशी का हार्मोन है। तो कुछ मीठा खाया तो वो डोपामाइन निकला। लेकिन वो डोपामाइन अब वो डायबिटीज़ की वजह से तो वो गड़बड़ कर दिया उसने। डायबिटीज़ मतलब मीठा। मीठे ने तो हमें जो है पार्किंसंस कर दी। आपका कहना है कि मीठा खाना अच्छा है फिर? नहीं, 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 मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डोपामाइन जो है वो मीठे से निकलता है। अब डोपामाइन हाँ, बनना बंद हो गया, डोपामाइन कम हो गया, ठीक है ना? कम हो हाँ। कम हो गया है, तो उधर डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो मीठा भेज रही थी उसके पास पहले ही। तो फिर तो बंद होना फिर तो पार्किंसंस होना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि डोपामाइन तो है, पहले से बन रहा था, ज़्यादा बन रहा था। इसको मैं थोड़ा ना आयुर्वेदिक दिशा में ही मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगी। जी, मैंने जी। आपको पहले ही शुरुआत में ही एक बात बताई थी कि हुँ, ऐसी कंडीशन नहीं है कि मोटे व्यक्ति को ही होगा या पतले व्यक्ति को ही होगा। हुँ, ऐसे वाला इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें 2 प्रकार का वात होता है। मतलब एक पूरे शरीर में व्याप्त रहता है और एक ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे क्रिएट होती है, तो वहाँ पे कोई चीज़ जमा हो जाती है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा में हवा भरी है, बाहर भी हवा है और गुब्बारे में भी हवा है। बट हुँ, यहाँ पे गुब्बारे में हवा ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे है। जी, तो ये 2 प्रकार की कंडीशन है इसमें। शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन डोपामाइन जो बढ़ा हुआ है, वो बॉडी के एक हिस्से में है, जहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे नहीं है। मतलब हुँ, ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे, कहाँ न कहाँ। मेन आयुर्वेद के हिसाब से वात का रोल होता है, शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, बिल्कुल, बराबर है? बिल्कुल। वात का काम रहता है गतिमान अवस्था, मतलब कोई भी चीज़ों को गति देना, ये उसका काम रहता है। तो जी, उसकी जहाँ पे गति ऑब्स्ट्रक्ट होती है, भले शुगर बढ़ी हुई है, बट वो यूटिलाइज़ तो नहीं हो रही है ना, वो उस हुँ, जगह पे डोपामाइन को यूज़ नहीं कर पा रही है। ये कहना नहीं है कि डोपामाइन पूरे जहाँ पे नहीं है करके, बट वो डोपामाइन को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, वहाँ पे कमी हो जाती है। उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रशांत जी, आप एक डायटीशियन भी हैं, तो अब पार्किंसंस की प्रॉब्लम हमें आ गई है। हुँ, हुँ। तो पहले तो हमें ये बताइए कि नहीं, पहले मैं डॉक्टर सजला से ही पूछूँगा छोटा-सा एक प्रश्न कि पार्किंसंस की प्रॉब्लम जो है, उसका उम्र के साथ कुछ संबंध है कि इस उम्र के ही लोगों को हो सकती है, इस उम्र के लोगों को नहीं हो सकती? और आजकल जो है वो पार्किंसंस रोग जो है, वो
किन-किन उम्र के लोगों को होता नॉर्मली रियल पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो अबाउट 45-50 के एज के बाद पार्किंसन डेवलप होता था, बट है? आजकल देखा जाता है कि 20-25 साल की उम्र में भी कई लोगों के हाथ हिलने लग जाते हैं। तो बिल्कुल, उसका रीजन एक तो जीन्स में भी है, उसका हुँ, रीजन हमारे खान पान में भी है, हमारी दिनचर्या जो लाइफस्टाइल जो हमारी बनी है उसके कारण भी है। तो आजकल कम एज में वो चीज आती जा रही है। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर में आपको बताऊंगी कि पहले मेंसेस जो था, रजब प्रवृत्ति जो थी, वो बिल्कुल, लेट आती थी। आजकल बिल्कुल, देखा जाए तो 8 साल की बच्ची को भी आ रही है। मतलब नेचर इतना चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि जो चीजें लेट एज में होती थी, अभी पहले ही एज में आने लगी है। इसीलिए हमें लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरी है कि आप आपकी दिनचर्या को अच्छी तरीके से रखिए, तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचे रहेंगे। जी, जी, पार्किंसन जो है, ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर भी है और लाइफ़स्टाइल को सुधारने का काम जो है प्रशांत जी करते हैं। प्रशांत जी अ, ला पार्किंसंस रोग जो है वो एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है और आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल, पास्ते इनके बिना हम रह ही नहीं पाते। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात की है डॉक्टर शकीला ने, जिसको मीनार-की एज भी बोलते हैं और वो एज इस वजह से जो है वो कम हो गई है, 7-8 साल की उम्र की बच्चियों को जो वो पीरियड्स आने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो है वो दिनचर्या, हमारा खान-पान, हमारा जो जंक फूड और बाज़ार का खाना हम लोग खा रहे हैं, उसकी वजह एक बहुत बड़ी बन रही है और सिर्फ़ मेनार्की एज ही नहीं कम हो रही, उधर से जो है मेनोपॉज़ एज भी जो है वो कम हो गई है, 35 से 40 साल की उम्र की आ रही है, जब जो कि 45 से 55 साल की उम्र तक हुआ करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। कैसे देखते हैं आप इनको और इनको जो है वो फिज़िकल और स्पिरिचुअल बेसिस को कैसे देखते सर इसको मैं सिंपल एक बात, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो जनरली मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जिन चीज़ों ने आपको बीमार किया है? हैं? अगर आप तैयार हो तभी हम आपकी मदद कर पाएँगे, वरना हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएँगे। आपने जो भी कारण होते हैं क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए ना, आज तक जो दूसरे जीव हैं हमारे, आज तक गाय ने मांस खाना शुरू नहीं किया। आज तक शेर ने, आपको कहा जाए घास तो शेर घास मीठे खाना का स्वाद, हाँ, घास नहीं खाना घास तो नहीं खाते हैं वो बीमार पड़ते हैं तो। लेकिन वो मतलब वो फिर भी अपने आहार पे, अपने प्रकृति ने जो उन्हें प्रकृति ने जिनको अलाउ किया है, वो अभी भी उस रिस्ट्रिक्शन में जीते हैं। इंसान ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। सबसे ज़्यादा विकास इंसानों ने किया है और मेडिकल साइंस तो इतनी ज़्यादा विकास कर चुकी है कि कोई इंसान स्वस्थ नहीं बचा है। मैं भी यही सोच के परेशान था कि एक तरफ लिटरेसी रेट बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ क्राइम रेट बढ़ रहा है। ये क्या संबंध है भाई? लोग अगर शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, तो समाज में बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल, हॉस्पिटल से बढ़ रहे हैं, तो लोगों की हेल्थ बढ़नी चाहिए, लेकिन पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के बात है कि अभी जैसा बताया लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, तो कायदे से हमें लाइफ़स्टाइल चेंज करना था, लेकिन हम दवा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें जिस कारण से हम बीमार पड़े हैं, उस कारण को समाप्त करना है हमें, और सारी चीज़ों का आप बता चुके हैं। फैक्ट्री फैक्ट्री फूड, इस खाने जो भी खाना हम खाते हैं, प्रकृति ने जिस रूप में बनाया है, अगर हम उस रूप में उसे खाते हैं, उस खाने के अंदर लाइव एंजाइम्स होते हैं और बिल्कुल, हमारे बॉडी में इनक्रीटिन हार्मोन होता है। वो इनक्रीटिन हार्मोन और वो लाइव एंजाइम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि किस खाने को बॉडी के किस हिस्से में, और वो सिग्नलिंग हाइपोथेसिस 1998 नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस, हुँ, वो उनको खाने को, कैल्शियम को पता होता है कि हड्डी में जाना है, बिल्कुल, लेकिन जब उस खाने को आप प्रोसेस कर देते हैं, ओवर कुक्ड कर देते हैं, या फिर उसको उस समय नहीं खाते हैं जिस वक़्त आपको खाना चाहिए, जनरली सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद जनरली आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारा का पूरा हम इस प्रकृति का, मतलब अपने शरीर का दोहन कर रहे हैं। इस पे हम अत्याचार कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि ये शरीर हमारा साथ दे। संभव नहीं है सर। हमें इस पे अत्याचार ऐसा बंद करना एक है। तो सबसे बड़ी बात तो अभी तो आप सूर्यास्त की बात कर रहे हैं। हम लोग तो खाना बना के फ्रिज में रखे होते हैं और हफ्ता-हफ्ता खाते रहते हैं। आप तो उसको सूर्यास्त के रोकने की बात कर रहे हो, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। हम तो उसको फ्रिज में रख देते हैं खाना बना के। और ऐसी भी चीज़ें आने लगी हैं कि फ्रोज़न चीज़ें आ रही हैं, वो कई साल तक वो चलती रहती हैं। अब
सुनिए बात, जो चीज़ प्रिजर्वेटिव डालने के बाद बाहर नहीं गली उसकी, जो 1 साल तक उसकी उम्र बताई जा रही है, वो पेट में जाने के बाद कैसे गल जाएगी? अब वो जब पेट ये में जाके ये गली नहीं है, तो वो अंदर जाके डिज़ीज़ ही पैदा करेगी ना, और क्या करेगी? आम रस एक एक चीज़ मेरे हिसाब से डॉक्टर हाँ, सजला मेरे साथ सहमत होंगी कि आम रस एक बहुत बड़ी जो समस्या है, वो जो बहुत बड़ी जो है वो, जो सिर्फ़ खाना ना पचने की वजह से वो सारा कुछ होता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या बन गई है। हाँ जी, ये बड़ी समस्या है। फ्रिज में नॉर्मली आपने देखा होगा, एक प्रयोग करके देखिएगा आप, तो आपको हुँ, आइडिया आ हुँ, जाएगी। कोई भी हरा पत्ता जो रहेगा ना, ग्रीन, कोई भी ग्रीन लीव्स या हुँ, कोई ग्रीन हुँ, सब्जी, आप फ्रिज में रख दीजिए। कुछ समय के बाद में वो पत्ता पूरा सूख जाएगा और ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाता है, सही बात है। पूरा सूख बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल अगर सही, पत्ता ही पूरा सूख गया तो उसके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो तो कम हो जाएगी ना। बिल्कुल। आपने खाना तो खाया, मतलब हुँ, उस पत्ते ने आपका पेट तो भर दिया, हुँ, लेकिन उसमें जो एनर्जी थी वो बॉडी को मिली क्या? हुँ, नहीं मिला। नहीं। ये उसका मेन कॉज़ है। और जी, जी, दूसरा प्रशांत जी आप इसकी जी, 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 जी मैम आप कंप्लीट हुँ, दूसरा। अ, जी, डॉक्टर साहब आप ओके कंप्लीट कीजिए। हाँ जी। दूसरी बात ये है, जब आप फ्रिज में कोई भी चीज़ों को रखते हो तो वहाँ पे एक शीत टेम्परेचर बनता है, ठंडा बिल्कुल, वातावरण क्रिएट होता है। तो बिल्कुल। जितनी ठंडे में आप चीज़ें रखोगे, उतना वो शरीर में वात को बढ़ाएगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे ये कहने वाली बात है, इसलिए फ्रिज का इस्तेमाल करें, लेकिन क्या रखने के लिए करें और कहाँ तक रखें, ये इतना दिमाग हमने उसमें अप्लाई करना चाहिए। जी, जी। जी, प्रशांत जी आप क्या कह रहे हैं? जैसा कि आप बोल रहे थे सर, मैं उसी पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं एनवायरनमेंट में, वो हुँ, डिकम्पोज़ नहीं हो पाता है, वो सालों भर वैसे ही रह जाता है। बिल्कुल तो 1000 साल कुछ उम्र है चीज़ उसकी, जो खराब हाँ, नहीं होता। तो कुछ कोई चीज़ जब हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वो चीज़ डिकम्पोज़ होती है, एब्ज़ॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है। तो जिसमें डिकम्पोज़िशन की काबिलियत नहीं है, वो खाना कहा नहीं जा सकता है, उनको उसको खाना कहना बंद करना होगा हमें पहले तो। इट्स नॉट भोजन। जो जो चीज़ें एक बिस्किट है, आप बाहर छोड़ दीजिए, वो वैसे ही रहता है। तो जो चीज़ डिकम्पोज़ नहीं हो सकता है, वो हमारा भोजन नहीं हो सकता है। हमारा शरीर उन चीज़ों को नहीं पहचानती है। और जहाँ तक बात फ्रिज की है, तो हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि साधन को हमें यूज़ करना है, लेकिन बुद्धि के साथ यूज़ करना है। साधन हमें ना यूज़ करने लगे। अब गाड़ी चलानी है तो 120, 150 तक भी हम चला सकते हैं। ये तभी तो वो बुद्धि भी हमें दी है ना परमात्मा ने, जी, कि जी, हमें जी, किस तरीके से चलाना है। जी, जी। तो पार्किंसंस रोग की हम बात कर रहे हैं, तो पार्किंसंस रोग में कहाँ हम गलती कर रहे हैं, जो पार्किंसंस रोग जो है वो डायबिटीज़ के थ्रू हमारी बॉडी में आगे फटाफट सकता है। प्रशांत जी? अच्छा, मेरे से ओके, ओके। पहली बात तो सर कि हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधार के ब्लड शुगर का ज़्यादा रहना इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, जब तक वो ब्लड शुगर हमारे सेल्स में नहीं जाएगा तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है, कहा जाए तो। पहले तो हमें अपने डाइट को, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होगा कि जो प्रॉब्लम जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। और एक चीज़ और, जब हम इलाज के लिए जाते हैं, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी इलाज बीमारी से ज़्यादा खतरनाक ना हो। कई बार हम उन इलाज की तरफ जाते हैं जो बीमारी से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो पहले तो हम जो रूट कॉज़ है हमारी लाइफ़स्टाइल, 2 चीज़ें हैं, दिनचर्या और मनचर्या। हम अपनी दिनचर्या को चेंज करें, अपनी मानसिक अवस्था के ऊपर हम काम करें। जैसे कि अगर मैं इसको स्पिरिचुअली टच करता हूँ और मेडिकली दीदी टच कर लेंगी। कोई भी पार्किंसन का पेशेंट है और डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो कॉ उनके लिए कॉमन मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। जब भी वो योग अवस्था में बैठे, योग का मतलब है मैं प्राणायाम या हठ योग की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ। मैं योग की बात कर रहा हूँ कि जब हम उस सुप्रीम बीइंग से जुड़ते हैं, तो हमारे जो संकल्प होते हैं वो पूरे बॉडी में बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही इंटेंसिफ़ाइड होके जाते हैं। तो हम परमात्मा से प्रकाश की किरणें लेके, उस सुप्रीम पावर से वो किरणें लेके अपनी पैनक्रियाज़ को दें और वो उसको ये संकल्प दें कि पैनक्रियाज़ मेरा बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरे बॉडी में प्रचुर मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट कर रही है। हमारे एक-एक सेल्स के अंदर शुगर पहुँचता जा रहा है। मैं संपूर्ण सुखी हूँ। फिर ब्रेन के ऊपर गए कि ब्रेन के सारे क्लॉट्स क्लियर होते जा रहे हैं। जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है वो संपूर्ण मैं स्वस्थता की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे पावरफुल थॉट्स, वो इंटेंट अपने आप को दें
धीरे-धीरे वो चीज़ जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करता जाता है। जिसने उसने स्वीकार कर लिया आपके बॉडी में वैसे चेंजेज़ आने शुरू हो जाते हैं। और मेडिकली क्या-क्या चेंजेज़ कर सकते हैं वो दीदी शायद ज़्यादा अच्छा बताएँगी आपको। जी, डॉक्टर सजला, आप क्या प्रशांत जी के जो उन्होंने बताया, क्या आप इससे सहमत हैं कि वो थॉट्स जो हैं वो ऐसे क्रिएट करें कि बॉडी को एक कमांड मिल जाए? थॉट्स का इफेक्ट तो शरीर पे होता ही है, क्योंकि जैसा हमारा आहार रहता है उसी प्रकार का हमारा मन बनता है। तो संकल्पों का इफेक्ट तो होता ही है शरीर पे। इस पे काफी रिसर्च भी है कि अगर आपने कोई पानी अगर आप देखते हो, प्यार से देखते हो, तो वहाँ का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है। इस पे काफी रिसर्चेस अवेलेबल है, नेट पे भी आप देख सकते हैं इन चीजों जी, को। मेन यहाँ पे बात चल रही थी, जैसे आपने डायबिटीज की बात की थी, हुँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात किया था। अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग जो है 2-2 3-3 घंटे पे खाते हैं। बिल्कुल। मेन कॉज तो वहाँ पे है। तो लगता है कि पहला जैसे धरती पे बंदा खाना मुकाने के लिए आया हो, ऐसे यस, ऐस यस। ऐस ऐसे खाते हैं। वो 2-2 घंटे पे खाना खाते हैं। नॉर्मली जो आयुर्वेद का कहना है, और आप भी याद कर लीजिए, अपने मम्मी-पापा को याद कर लीजिए, उनसे पूछिए तो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल जो भोजन है 2, हाईएस्ट 3 टाइम्स। पहले तो 2 टाइम्स ही भोजन किया जाता था। इसीलिए बोला जाता है कि 2 जून की रोटी के लिए ही काम करते हैं। अभी कब ये 3 जून की बनी, 7 जून की बन गई पता ही नहीं चला अभी तो हर 2 घंटे की बन गई है। पता नहीं अब जब तक जागेंगे तब तक खाएँगे, ऐसा हो गया है। तो सही बात। हम हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखें कि ये शरीर जो है ये एक फैक्ट्री है, ये हुँ, मशीन है, हुँ, वो चल रही है, तो उसको भी आराम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली जब आप भोजन कुछ खाते हो तो वो डाइजेस्ट होने में भी आपको 6 टू 7 आवर्स कंप्लीट लगते हैं। बिल्कुल। प्रकृति के हिसाब से जिसका मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी फास्ट है, वो अगर 3 बार भोजन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जान के थोड़ा-सा मतलब थोड़ा वंडर लगेगा कि आयुर्वेद में तो यहाँ तक बताया है कि कौन-सी राशि वाले को, कौन-सी प्रकृति वाले को कितना खाना और कब खाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही बात है। बिल्कुल सही। और उसका मैंने सार मैंने यही है, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, मैं तभी आपको बता एस्ट्रोलॉजी में भी क्लियरली मेंशन है कि राशि के हिसाब से कैसे खाना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ी है। सिंह राशि का व्यक्ति है, मैं सिंपल एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। सिंह राशि का व्यक्ति है, तो आपने कभी देखा है जो सिंह रहता है, सिंह का मतलब लायन जो रहता है, राइट, राइट, बिल्कुल, वो बार-बार खाना नहीं खाता है। वो एक नहीं, बार झपट्टा दे के पूरा खाना खा के बैठ जाता है शांति से। बिल्कुल, उसका रीज़न है, उनकी अग्नि जो रहती है, जो खास करके सिंह राशि वाले लोग रहते हैं, उनकी अग्नि कम रहती है। तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि आप 2 मील्स लेंगे ना, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और हमने इस पे काफ़ी पेशेंट्स को दे के भी देखा है। उनको हम बताते हैं कि आप सवेरे एक बार भोजन करो और शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन करो। अभी आप मुझे पूछेंगे जो जॉब करते हैं वो बेचारे क्या करें? उनके लिए भी जवाब है। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे सॉल्यूशन निकालना ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है, आयुर्वेद ने ये बताया है कि जैसे जौ है, जौ का पॉपकॉर्न है, ज्वार का पॉपकॉर्न है, हुँ, जिसको हुँ, जो उत्तर भारत है वहाँ पे खील बोलते हैं। हुँ, 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 दिवाली में खास करके यूज़ किए जाते हैं खील वगैरह। बिल्कुल, तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप खाते हो तो उसमें आपका फीलिंग आपको आ जाएगी, बट आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं मिलेगी उससे। तो ये अगर आपको रात को खानी पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भले आपको 8-9 बजे आप आए हो तो आप खा लो। हमें पहले बुद्धि में ये डालना पड़ेगा कि हम कमाते किसके लिए हैं। हुँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हम कमाते हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि जितना कमाया है, उतना शरीर को ठीक करने में ही लग जाए। अब थोड़ा-सा फटाफट ये बता दीजिए, क्योंकि समय हाँ की जी, कमी है और हम लोग समय यस। के एक दायरे में रह रहे हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ के बाद जो है वो पार्किंसंस हो गया या पार्किंसंस रोग है, तो वो डॉक्टर्स अब जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो तो ये कहती है कि पार्किंसंस का कोई इलाज नहीं। और पार्किंसंस एक जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऐसा करके उसको बोल के छोड़ दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं। तो वो बेचारा सारी ज़िंदगी अगर जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के सहारे रहता है, वो थोड़ी-थोड़ी दवाइयाँ खाता बहुत बड़ा रहता है, तो एक दिन पूरी तरह से शेक करता हुआ बिस्तर पे पड़ जाता है। तो अब आयुर्वेदा के जो है वो सिद्धांत ही हमारी रसोई है। तो रसोई में पड़ी हुई क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पार्किंसंस रोग जो है वो ठीक कर सकती सिंपल पहले चीज़ बताती हूँ, जिसको हम सभी को हमें पता है। उसमें नेचुरली डोपामाइन है, इसलिए मैं वो उस चीज़ का खास नाम पहले बताना चाहती हूँ। हैं? उसका नाम है क्रोंच। खाज खुजली बोलते हैं। पहले ज़माने में खाज खुजली डालते थे जिसके कारण बहुत सारा खुजली होता था। तो क्रोंच बीज जो है,
और ये मार्केट में सब तरफ अवेलेबल है। 2 प्रकार के मिलते हैं, एक क्रॉन्च बीज काला मिलता है और एक सफेद मिलता है। तो काला जो रहता है उसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डोपामाइन रहता है, नेचुरली रहता है। जैसे हम बीन्स की सब्जी बनाते हैं ना, वैसे ये क्रॉन्च के बीज की भी सब्जी बनाई जा सकती है। ये जो हरा होता है या फिर पंसारी की दुकान से जो सूखा ही मिलेगा? ये सूखा मिल जाता है। इसके बीज जैसे बीन्स रहते हैं ना, जैसे राजमा हाँ, रहता है, हाँ, वैसे हाँ, ही इसके बीज रहते हैं, जिसको ठीक, आप पानी में भिगोने हैं और सवेरे वो अच्छे से फूल जाते हैं, जैसे राजमा फूलता है। बिल्कुल, बस उसके ऊपर का छिलका जो रहता है वो निकालना होता है, और जैसे आप सब्जी बनाते हो वैसे आपको सब्जी बना के खा सकते हैं। हुँ। इस प्रकार से एक आप खा सकते हो। एक दूसरा बार में कितना एक बार में कितना लेना है इसको? एक बार में एटलीस्ट एक बार में एटलीस्ट 1 मुट्ठी इतना तो खाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इतना खाना चाहिए। नेक्स्ट उसको पका, और एक तरीका है, उसमें आप स्वीट करके भी उसको बना सकते हैं। मतलब उसको अच्छे से बॉईल कर ले तो वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। बॉईल छिलका उतार के उतारना है, मिक्सी में उसको पीस लेना है आपको अच्छे से, और हुँ, फिर उसको पूरा अच्छे से भून लेना है आपको। फिर उसमें आप थोड़ा घी की मात्रा डाल सकते हैं, थोड़ा शक्कर की मात्रा डाल सकते हैं। मिश्री खास करके बताई है इसमें, बट जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा नहीं है उनके लिए ये चल जाएगा। अदरवाइज तो आपको भिगोया हुआ और गलाया हुआ ही खाना है, स्टीम किया हुआ। तो इसमें नेचुरली अवेलेबल है और अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है। हम लोग आयुर्वेद में भी ये ज्यादा करके यूज करते हैं। दूसरी बात, उनको रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग करनी है हुँ, शरीर में। नॉर्मली वो तिल के तेल का ऑयलिंग कर सकते हैं। तीसरा बात, उनको नाक में ऑयलिंग करनी है खास करके। आयुर्वेद का कहना है कि नासा जो है वो शिर का एक द्वार है, एक रास्ता है। इस पे काफी अच्छा, रिसर्च हो चुकी है। नस्य, इस बिल्कुल पे नस्ल में काफी रिसर्च हुई है कि जो नाक में दवाई डालते हैं वो सीधा दिमाग तक कनेक्शन काफी जाती बिल्कुल, है। तो इसलिए उनको नस्य एवरीडे करना जरूरी है। ठीक है। और नस्य भले वो सिंपल नारियल तेल का भी स्टार्टिंग में करेंगे तो भी चलेगा। अदरवाइज अनु तेल नाम का तेल सभी तरफ उपलब्ध है, उसका यूज वो लोग कर सकते हैं। तो तीसरी बात, देसी गाय का देसी घी भी यूज़ कर सकते यस, देसी गाय का देसी घी भी यूज किया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी हैं? मात्रा जो रहेगी कम से कम 8 से 10 बूंद इतनी मात्रा तो डालनी चाहिए। इधर तो 8 ये दिक्कत नहीं 8। करता? हाँ जी। दिक्कत नहीं नहीं, करता ये ये? कोई दिक्कत नहीं करता है। हम लोग तो नस्य में कुछ-कुछ प्रोसीजर्स में 40 टू 42 ड्रॉप्स डालते हैं। इधर 42, इधर 42। तो इसमें कितने डाल रहे हैं? इधर को इधर उधर इसमें आपको 8-10 बूंद काफ़ी हो जाते हैं। जब घर पे दोनों डालने दोनों दोनों 8 बूँद इधर 8 बूँद इधर। 8 बूंद इधर, आप ऐसे ये डाल सकते हो। छींके नहीं आएगी मतलब? नहीं, इसमें छींके नहीं आती है। उसमें एक तरीका रहता है, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि समझो आप ऐसे लेटे हो, तो आपको आपकी गर्दन को जो है वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुकाना है। नीचे हुँ, आप तकिया भी रख सकते हो, या जहाँ पे आप लेटे हो बेड पे, वहाँ से थोड़ा-सा सिर आपका नीचे की तरफ झुको दो। तो गर्दन झुक जाएगी, फिर आपको नाक में वो ड्रॉप्स डाल देने हैं। तो ये ठीक क्रिया अपनी खुद की भी हम खुद कर सकते हैं। है। 1 दिन में ऐसे कितनी बार करना है ये? सिंगल टाइम करेंगे तो भी चलेगा, ट्वाइस करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक, 2 चलिए। बार। फिर पादाभ्यंग करने के लिए बोला है कि जो पैर आपके है उसमें अगर आप ऑयलिंग खास करते हो तो वो ऑयलिंग का इफेक्ट आपको पूरे शरीर में मिलता है। इसका वर्णन आया हुआ है जो आप घर में लगातार कर सकते हो। तीसरी बात आई है कि इसमें जैसे मगज बीज है, हुँ, मगज बीज आप खा सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स में अगर आप खाना चाहते हो तो इसमें मुनक्का का सूप हम बोलते हैं करने के लिए। मक्का का मुनक्का सूप मतलब पहली मुनक्का बार। का सूप बनाना है। यस, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे 15 से 20 मुनक्काएँ लेनी है, उसको भिगो भिगो देना है 2-3 घंटे के लिए। वो भीगने के बाद में उसमें लगभग 1 से डेढ़ ग्लास पानी डालना है, उसको अच्छे से बॉयल करना है। हाफ हो उसी में जाएगा। उसी को। यस, उसी को। तो उसको पहले धो के भिगोना है ना पहले? यस, धो के भिगोना है, हाँ, मुनक्का को धो के भिगोना है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, और फिर आप उसको उसमें पानी डाल देना है, बॉयल करना है, बॉयल करके हाफ करना है। और फिर वो होने के बाद में उसमें आपको शुद्ध गाय का देसी घी जो रहता है वो 1 चम्मच डालना है। काली मिर्ची पाउडर थोड़ा-सा, थोड़ा-सा काला नमक, सेंधा नमक ऐसे डाल देना है। ये आपको भोजन के पहले लेना है, दोपहर को और रात को। हमने अभी तक ये खास करके हम लोग वात व्याधियों में देते हैं, जहाँ-जहाँ पे वात का प्रॉब्लम रहता है, उसमें दिया जाता है। पार्किंसन को आयुर्वेद में कंपवात कहा जाता है। कंप का बिल्कुल, मतलब चीज़ें हिलना। कंपन होता है, कंपन होता है। कंपवात, कंपन होना। तो वो कंपन करने के लिए हम यहाँ पे मुनक्का चॉइस करने का रीजन यही है कि मुनक्का में एनर्जी ज्यादा है वहां पे, तो इसलिए मुनक्का यूज किया जाता है और घी यूज किया जाता है। घी एक ऐसा है
कि जो लिपिड्स उसमें होने के कारण वो हमारा लिपिड वाला जो एरिया रहता है वो क्रॉस कर लेता है। सारी दवाइयाँ हमारी ब्रेन पे एक्शन नहीं देती है। अभी आप सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि हाँ जी। देसी गाय का देसी घी दिया लेकर और टॉर्च लेकर ढूंढने पर भी बहुत जगह मिलता नहीं है, तो उसका नहीं, ऑल्टरनेट क्या है? सच बताऊं ना तो दुनिया में अभी तक घी का अल्टरनेटिव आया नहीं है रियल में अगर देखा जाए तो। बट आप नारियल तेल यूज कर सकते हो। बट देखो, यज्ञ में जब आहुति गिरती है तो वो घी की गिरती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और घी से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, नारियल तेल से प्रज्वलित नहीं होती है। दोनों में काफी अंतर है। नहीं नहीं, पर बात है ना, आपने बोला कि देसी गाय का देसी घी, ठीक है, मैं एक ये नहीं बात मिलता, बता, घी तो एक मिलता है मिनट, ना। एक मिनट, मैं इसके लिए भी जवाब दे दूं। पेस्टिसाइड्स वाले घी खा पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा लेते हैं हम लोग, वो हम हजम कर लेते हैं। तो भले वो घी सादी गाय का हो या और गाय का हो, तो वो भी असर तो करेगा ही शरीर पे, नहीं करेगा हाँ, ऐसी बस बात है नहीं। यही कंसेप्ट मैंने लोगों के दिमाग को क्लियर करना, क्योंकि मैं ये जहाँ दर्शकों क्या वकील बन के बैठा हूँ की तरफ से सवाल पूछता हूँ। इफेक्ट तो तो देता है, नहीं है कि बात नहीं है, बट वो जितना इफेक्ट देता है ना, तो नहीं तो एक सबसे अच्छी बात, लोग अपनी गाय पालना शुरू कर दें, हम वही उस दुनिया में वापस चले जाते हैं, जी अपनी जी गाय जी भैंसों को पाल लेते हैं। जी, डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ और है? तो एक बार और है, जो काली मिर्च की आपने बात की है, काली मिर्च डालनी है, काली मिर्च का जो उसमें जो उसका प्रॉपर्टी रहती है, उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसको पेपरिन बोलते हैं। तो वो तो उतनी देर ही असर करती है जितनी देर हमने क्रश किया, और थोड़ी देर तक वो रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो वो भी साथ के साथ क्रश करके ही डालनी है, जब पाउडर बाजार क्रश से मिला करके वो डालना डालेंगे, कैसा रहता है, क्रश करके डालेंगे तो अच्छा है। पाउडर है? अगर आपने घर में बना के रखा हुआ है तो वो चल जाता है। नॉर्मली ये क्यों कहा जाता है, लोग क्या करते हैं बाहर जब बेचते हैं, काली मिर्ची का तेल निकाल लेते हैं और फिर काली मिर्ची को पीस के यूज करवा देते हैं। उसमें वो वैल्यू आपको जो मिलनी चाहिए, एनर्जी, वो नहीं मिल पाती। इसीलिए अगर तुरंत क्रश करेंगे तो बढ़िया है। बट अगर आपने काली मिर्ची खरीद के उसका पाउडर बना के भी रख दिया तो वो भी चल सकता है। क्योंकि आजकल हमारी सभी की मतलब जो दुनिया हो गई है वो भागा दौड़ी वाली हो गई है। कि थोड़े से फटाफट से भी आप, अब समय की कमी है, फटाफट से एक कोई और रह गया इसमें, कुछ भी अगर और किया जा सकता है? इसमें ना आयुर्वेद में एक बस्ती बोला है जिसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। मैंने खुद ने लगभग 70 to 80% तक रिकवरी केस में देखी है। अगर शुरुआत हुई है तो वो 100% रिकवरी मिलती है। बट अगर पुराना है तो उसमें 60 to 70% रिकवरी मिलती है। इतनी भी मिल जाए तो व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज ये मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। हम्म, मतलब उस व्यक्ति को, जैसे अभी वॉकिंग तो वो करेगा बट वॉकिंग वाले नहीं, हाथ पैर हिलाने वाले प्रॉपर एक्सरसाइज उसको करने हैं। साइकिलिंग करना है, साइकिलिंग के भी इफेक्ट्स काफी अच्छे इन चीजों में मिलते हैं। और बाहर जाके घास पे थोड़ा सा टहलना है, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन लोगों को त्राटक करने की जरूरत है, सूर्य त्राटक कहा जाता है। तो वो देखना भी है। एनर्जी का एक स्रोत है। तो उससे भी काफी इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आप इसको हील करने के लिए, ये तो डॉक्टर साहब का एस्पेक्ट रह गया, रसोई का एस्पेक्ट रह गया, आप इसको कैसे देखते हैं कि कैसे इसको हील किया जा सकता हाँ सर, बेसिकली हम लोग दो ही तरीके को अपनाते हैं किसी को हील करने के लिए मोस्टली, नेचुरल वे एंड स्पिरिचुअल वे। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हीलिंग आपके इस फिजिकल डायमेंशन में पर्कुलेट करती हैं। तो मेडिकली जो दीदी ने कहा उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे जो वहाँ पे आपको डाउट था, मुझे भी वही डाउट था कि घी कहाँ से मिलेगा। है? क्योंकि वो अक्सर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेसिकली कई बार कुछ भी लोग ले लेते हैं घी के नाम पे कि वो नाम ही बस घी रह गया है। बिल्कुल तो दर्शकों से मेरा तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा-सा हाथ-पैर मारें, अगर आपको घी यूज़ करना ही है तो थोड़ा जो सही है वही यूज़ करें, कहीं घी के नाम पे कुछ भी आप यूज़ ना कर लें। पहला चीज़ तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमारी मनचर्या, जैसे ही हम थॉट जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारी थॉट होनी चाहिए किसी भी डिज़ीज़ का पेशेंट हो, पहला थॉट ये होना चाहिए, मैं सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, संपूर्ण निरोगी हूँ। और जो इंसान बीमार है वो चाहता है वो ठीक हो जाए, तो उसको ये सोचना है कि वो ठीक होने के बाद क्या करना चाहता है, वो क्यों ठीक होना चाहता है। ठीक होने के बाद वो गेम खेलना चाहता है, ठीक होने के बाद वो कहीं घूमने जाना चाहता है, तो जो वो करना चाहता है ठीक होने के बाद, उसकी विज़ुअलाइज़ेशन वो अभी से शुरू कर दे, कि मैं ठीक हो चुका हूँ और मैं वो वाला काम कर रहा हूँ। आप यकीन मान के चलिए, आपकी बॉडी आपको उसी तरफ ये प्रकृति आपको उसी तरीके से आपको
मोल्ड करेगी और आपको ऐसे अवसर देगी कि आप बिल्कुल वो काम कर पाएँगे। ये जी, सबसे जी, अच्छा तरीका होता है, जिसमें एक पैसा खर्चा नहीं होता है किसी का। क्या बात है। तो डॉक्टर सजला, हाँ जो जी। अभी प्रशांत जी ने बताया, इसको हम प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं? नहीं, ये प्लासिबो इफेक्ट तो नहीं कहा जाएगा। उसका रीजन ये है कि वही चीज हमारे पास आती है जो हम सोचते हैं। इतना तो ब्रेन में पावर है, हम ब्रेन को यूटिलाइज हार्डली 5 to 6% में कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर यूज करने लगे तो वो इफेक्ट हमें पता चले। आज भी हम सिंपल चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, देख सकते हैं हर एक व्यक्ति कि माँ को अपना बच्चा आने वाला है, इसकी भनक लग जाती है। हमें भी मुझे शायद लगता है कुछ डॉक्टर नेटवर्क, सजला का हाँ, जो संपर्क है वो नेटवर्क हमसे। प्रॉब्लम आ गया था। जी, जी, जी। हाँ, मैं ओके, वाइंड अप करते हुए आपसे हाँ, आखिरी सवाल पूछूँगा प्रशांत जी, कि जी, जी। पार्किंसंस रोग जो है वो उनको एक डायटीशियन के नाते आप उनको क्या सजेस्ट करें? अ, पहली चीज़ तो सर हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो उसका रूट कॉज़ है, अगर डायबिटीज़ है तो पहले हम अपने रूट कॉज़ पे काम करें। खाने के बीच के जो गैप हैं, जैसे दीदी बता रही थी, बार-बार बीच-बीच में ना खाएँ, पहली चीज़। दूसरा, मैक्सिमम खाना हमारे बॉडी कम से कम भी तो हमारे थाली में जो भी खाना या जो भी हमारे पेट में जो खाना जा रहा है, 60 से 70% डायरेक्ट उस फ़ॉर्म में हो जिस फ़ॉर्म में नेचर ने हमें दिया है। उसमें कम से कम हम छेड़छाड़ करें। कम से कम, क्योंकि हमारी बॉडी उस कोडिंग को पहचानती है जो कोडिंग उस खाने पे लिखा होता है। ये भी नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस है, ये भी आपको पता होगा। बहुत फ़ेमस है। 1998, 1999 के आस-पास बहुत सारे नोबेल प्राइज़ इन चीज़ों को मिले थे। तो पहली चीज़ तो वो है। दूसरा चीज़ कि जो चीज़ फैक्ट्री से बन के आई है और जो चीज़ एनिमल से बन के आई, इसको हम लोग बंद करने पे कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। घी को आयुर्वेद में अगर सजला दीदी होती तो वो खुद बता देती कि दूध को वो भी मना करती हैं। इवन इवन दो शी इज़ एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो भी दूध को मना करती हैं। घी को वो करती हैं, लेकिन वो दूध को वो भी मना करती हैं। अच्छा, वो आ गई। जी, और जी। तो एनिमल प्रोडक्ट और इसको हम लोग बंद करने को बोलते हैं। नेचुरल फूड को ज़्यादा ये इंक्लूड करने बोलते हैं। गेहूँ को एक हम लोग मना करते हैं, गेहूँ को ख़ास करके, या बासमती चावल इस टाइप के जो होते हैं, जो फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं, उसको हम लोग बंद करने बोलते हैं कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप खाना कहना छोड़ दीजिए। नेचर ने आपको जैसे दिया है, आप उसी रूप में खाना स्वीकार कीजिए। और सूर्यास्त के बाद मत खाइए। और हम अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, उनको हम मेडिकल इंटरवेंशन के साथ-साथ योगा भी करवाते हैं, प्राणायाम भी करवाते हैं। उनको एनर्जी हीलिंग के थ्रू हम मेडिटेशंस एंड मेटाफिज़िकल सूक्ष्म शरीर की भी हीलिंग करते हैं। तो सारे डायमेंशंस पे काम करते हैं, तब जाके एक इंसान ठीक होता है। एक जी, जी, हेल्थ जी। कोच के हिसाब से सजला दीदी, आगे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी। दीदी, मैंने आपको नहीं देखा है कभी ऐसे आयुर्वेद में लोग दूध की बहुत ज़्यादा महिमा करते हैं, लेकिन मैंने आपको मोस्टली देखा कि आप दूध मना करते हैं। घी के लिए तो आपने कई बार बोला है कि घी हमें मेडिकेटेड फॉर्म में देना होता है या घी का अल्टरनेट नहीं है, लेकिन अक्सर आप दूध को ज़रूर मना करती हैं। दूध का रीजन मैं बता देती हूँ आपको। बहुत सारी जगह पे आयुर्वेद ने भी दूध देने के लिए मना किया है, खास करके डायबिटिक जो पर्सन रहते हैं, जहाँ जहाँ पे शरीर में कफ की वृद्धि है, वहां वहां पे दूध मना करा हुआ है हुँ, हुँ। आयुर्वेद में। दूध, इवन सारे मिल्क प्रोडक्ट्स को ही मना करा है, सिर्फ घी छोड़ के, और कुछ कंडीशन में छाछ छोड़ के। छाछ को अलाउ करके रखा हुआ बिल्कुल, बिल्कुल। है। डॉक्टर सजला, कंडीशन चेंजेस है। जी, हाँ मेरा जी। लास्ट सवाल आपसे होगा, क्या करें कि ये रोग दोबारा वापस ना आए? अभी हमने हील कर दिया है उसको आपकी तरीके से। क्या करें कि ये रोग उसी व्यक्ति को दोबारा अटैक वो अपनी दिनचर्या को एकदम प्रॉपर कर ले तो कोई चीज आने नहीं वाली है। करे? हुँ, हुँ। यानी दिनचर्या सबसे मस्ट है, सबसे मस्ट दिनचर्या। गेहूँ चावल को आप कितना कल्प्रिट मानते हैं? गेहूं चावल को अगर रियल में देखा जाए तो देखो, गोधूम जो आया हुआ है, गेहूं जो आया हुआ है, उसका वर्णन आपको संहितास के जमाने से मिलता है। गेहूं आज का बना हुआ नहीं है। भले आजकल गेहूं को सभी लोग कल्प्रिट मानते हैं। गेहूं को कल्प्रिट इसलिए मानते हैं, कहते हैं उसमें ग्लूटीन है इसलिए वो कल्प्रिट है। नहीं, 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 नहीं। इसको कल्प्रिट इसलिए माना जा रहा है डॉक्टर साहब कि जो गेहूँ हम लोग पहले खाते थे, जिसका वर्णन जो है वो आप बोल रहे हैं कि जो काफ़ी पुराने बहुत ज़माने मिलता से है। है, वो गेहूँ और आज के गेहूँ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। इसमें इसको जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है। इसको डिफाइंड किया हाइब्रिड गया कर है। दिया जी। गया।
हाइब्रिड कर दिया गया, और हाइब्रिड जो चीज होगी उसके अंदर के सारे तत्व जो है वो उसका बिल्कुल चेंज हो गया, और उसमें सिर्फ ग्लूटन रह गया, ग्लूटन ज्यादा हो गया और उसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज है वो कम हो गई, इसीलिए जो है वो ये नुकसान जा रहा है। ग्लूटीन दिखने में वैसा है लेकिन डिफरेंट है वो। हाँ, गेहूं की उसमें क्वालिटी भी बताई गई है, गेहूं कौन सा क्वालिटी वाला अच्छा होता है ये वर्णन तक आया हुआ है। जो आप लंबे और छोटे वाले गेहूं रहते हैं ना, उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है उस गेहूं की। दाल वो दाना अगर होता है। यस हाँ, वो अगर आपको आपको तो और अच्छे से पता होगा, आपके यहाँ का ही तो गेहूं है। मुझे पता है, वो ये लाल आप दाना होता था, वो दाल दाना होता था, और उसकी जो रोटी बनती थी वो मीठी होती थी। खाली रोटी भी खा लेता था बता, तो वो भी मीठी होती थी। आजकल तो रोटी बना के रखो और 5 मिनट खाते खाते ही वो सूख जाती है, पहले नहीं सूखती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो चीजों को हमें खाने से मना करता है। तो डॉक्टर साहब आपने जितनी भी बातें बताई है, मुझे लगता है कि ये सभी जो है वो दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। जितने आपने रेमेडीज बताई है वो बहुत पसंद आई होगी। जो भी प्रशांत जी ने बताया वो उनको ऐसा लगा होगा कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ना सिर्फ परमात्मा से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपने सूक्ष्म शरीर से भी बात करके हम लोग वो अंदर तक अपने आप को हील कर सकते हैं। और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जो आप दोनों ने बताई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके बारे में हमें बहुत सारी जो है वो रिसर्च करने वाली बात है, या किसी को सीखने वाली बात है। सिर्फ इसके ऊपर अमल ही करना है, और मुझे लगता है कि आपने जो भी ज्ञान दिया है वो सभी को पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सजला और साथ। धन्यवाद सर। और हमारी जो 7 बजे एनर्जी हीलिंग की सेशन होती है सर, वो सबके लिए मैं भी पहले भी आपके चैनल के थ्रू मैं ये चीज़ बता चुका हूँ सबको कि वो सब सदा के लिए और सभी के लिए निःशुल्क है। वहाँ ये पे अपना जो नंबर भी भी बता दीजिए, प्रोसेसिव फटाफट अपना नंबर बता दीजिए ताकि हाँ, वो जो आप 91 जुड़ना चाहते हैं। जी। जी हाँ, अगर आपको एनर्जी हीलिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो 9168496060 9168496060। और अगर आपको कोई बीमारी है और आप पूरा ट्रीटमेंट कोई प्रॉपर हमसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे हेल्थ केयर का नंबर है 9168406060 9168406060। तो ये तो जो इसके थ्रू हेल्थ केयर का नंबर जो है वो डॉक्टर सजला के पास के संपर्क भी इन्हीं क्या से हो नहीं जाएगा। हाँ एक्चुअली डॉक्टर सजला के दीदी के पास जो संपर्क होते हैं, पहले पेशेंट्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ केयर हमारे ऑफिस में फ़ोन जाता है। वहाँ पे जब फॉर्म्स वगैरह सबमिट हो जाती है तो फॉर्म को फिर हम लोग दीदी को फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर सजला दीदी बिल्कुल। पेशेंट से खुद अपने एंड से कॉन्टैक्ट करती हैं। क्या उसके बाद फिर उनसे वन टू वन बात करके सारी रिपोर्ट्स वगैरह स्टडी करके और पूरी चीज़ों को होने के बाद फिर एक वीडियो कॉलिंग होती है हम सबकी, जिसमें पेशेंट भी होते हैं और हम पूरे टीम होते हैं। और बहुत सौभाग्य होगा सर कि हम पूरे टीम को आपसे मिला सकें। तो हमारी टीम में जितने लोग हैं और सबका क्या-क्या काम है वो भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकें सबके सामने कि कौन बिल्कुल क्या काम करते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली रहूंगा कि अगर आप सभी टीम के साथ में एक साथ बैठ के बात करूं। आज मुझे डॉक्टर सजला के साथ बैठ के ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा आज इनसे। तो उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ मैं इनसे सीखता रहूंगा, बल्कि पूरी दुनिया तक इनका ज्ञान जो है वो पहुंचाऊंगा, ताकि जो जो लोग घर पे बैठे बीमार होके हार के बैठ गए कि अब मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता, तो अगर इनके द्वारा दिया गया ज्ञान उनके काम आता है, एक भी बंदा ठीक हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांत जी आपका भी। धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे बस निवेदन है अपनी दिनचर्या और मनचर्या को ठीक रखें और स्वस्थ रखें ताकि हम एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण कर सकें। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रशांत सानू जी और डॉक्टर सज्जला जोशी। दोनों अलग अलग जगह अलग अलग जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और मुझे लगता है कि इनके द्वारा दिया गया ज्ञान जो है आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, और कईयों ने तो पेन पेंसिल उठा के नोट भी किया होगा कि कैसे हमें ये सब कुछ करना है। क्योंकि एक कहावत है कि जिस तन दागे सो तन जागे, ओनली द वेयर नो वेयर शू पिचेस। वही नोट करेगा, वही इसको ध्यान से सुनेगा जिसको ये तकलीफ है, या जिसके किसी अपने को ये तकलीफ, या जिसके मन में समाज के उन लोगों के उन पीड़ितों के लिए तकलीफ है जो दूसरों की पीड़ा देख के खुद पीड़ित है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और अगर उनमें से चंद लोग भी इस बात के ऊपर अमल करके अपनी या अपने अपनों की तकलीफ को दूर कर पाए, तो हम समझेंगे
कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।